हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब वीडियो कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एसआर प्रकार का संबंध, संबंध प्रतिबिंब सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, एसआर संबद्धता सिद्धांत, प्रतिक्रिया का स्थानापन्न सिद्धांत, पावलॉव कंडीशनिंग थ्योरी। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिद्धांत के पक्ष में प्रयोगात्मक साक्ष्य, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। पावलॉव ने लेनिनग्रेड में विशेष रूप से निर्मित प्रयोगशाला में एक कुत्ते पर 1904 में एक प्रयोग किया। उसने बाह्य उद्दीपक के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए एक ध्वनि निर्वात कक्ष में कुत्ते को रख दिया। अब उसने कुत्ते के संबद्ध के लिए दो उद्दीपकों का प्रयोग किया। एक तो मांस को प्रस्तुत करता था और दूसरा एक घंटी को बजाता था। जब वह कुत्ते के समक्ष मांस प्रस्तुत करता था तो कुत्ते को मुंह से स्वतः ही लार बहने लगती थी, लेकिन मांस देने से पहले प्रत्येक बार एक घंटी बजती थी। इसलिए घंटी का बजना सदैव ही मांस देने के साथ संलग्न होता था। इस प्रकार मांस देने और घंटी बजने की दिन में 4 बार पुनरावृत्ति होती और ऐसा एक सप्ताह के लिए किया गया। एक दिन केवल घंटी बजी और मांस नहीं दिया गया। पावलॉव ने यह देखा कि घंटी के बजने के साथ ही कुत्ते के मुंह से लार पहले के समान मात्रा से ही आने लगी और इस प्रकार से घंटी का बजना जो लार से पहले के समान मात्रा से ही आई और घंटी का बजना जो लार के बहने के साथ किसी भी प्रकार संबंधित नहीं था, लार का बहना संबद्धता के कारण प्रत्युत्तर के रूप में सामने आया और यही मांस का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक उद्दीपक है। कुत्ते के मुंह से लार का बहना उसका एक स्वाभाविक प्रत्युत्तर है और घंटी का बजना एक कृत्रिम या उदासीन उद्दीपक है और घंटी के बजने पर कुत्ते की प्रतिक्रिया बाद में संबद्ध प्रत्युत्तर का अधिगम बन जाता है। पावलॉव ने संबंध की व्याख्या करने के लिए 3-4 प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसमें पहली शब्दावली है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या UCS प्रेजेंटेशन ऑफ मीट। असंबद्ध उद्दीपक या UCS इक्वल टू मांस का प्रस्तुतिकरण और द्वितीय था कंडीशन्ड स्टिमुलस या CS इज इक्वल टू रिंगिंग ऑफ द बेल। संबद्ध उद्दीपक या CS इज इक्वल टू घंटी का बजना। नाउ द थर्ड असंबद्ध उत्तर या UCR का मतलब है मांस को देखकर लार बहाना। अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स और UCR सैल्यूएशन टू मीट। नाउ द फोर्थ संबद्ध उत्तर या CR इज इक्वल टू घंटी बजने पर लार का बहना। घंटी बजने पर लार का बहना ये मेन था CR। कंडीशनड रिस्पॉन्सेज आर सैल्यूएशन टू रिंगिंग ऑफ द बेल। इस प्रकार से पावलॉव ने स्वाभाविक उद्दीपक को UCS और कृत्रिम उद्दीपक को CS और स्वाभाविक प्रत्युत्तर को UCR और अधिगम प्रत्युत्तर को CR के रूप में परिभाषित किया था। इस प्रकार से हम CS और UCR के बीच नए संगठन की अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो CS जो होगा घंटी होगा और उदासीन प्रत्युत्तर होगा, लेकिन नया संगठन बनेगा CR और UCS मांस है और UCS लार है। इस प्रकार से संबद्ध से पहले जो होगा वो S1 होगा जो कि CS घंटी का बजना होगा और वो लार नहीं होगा, और सेकंड स्टेप होगा S2 जो UCS मांस का प्रस्तुतिकरण होगा जिसके के कारण लार का निकलना। और संबद्धता के समय हम देखें तो S1 S2 को जोड़ते हैं तो CS और UCS जुड़ते हैं जो कि घंटी और मांस के संयोग को, तो घंटी और मांस मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं, कुत्ते के मुंह में लार को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से CS और UCS मिलकर लार को प्रतिबिंबित करते हैं और संबद्ध के बाद क्या होता है, घंटी का बजना ये CS है जो कि लार को प्रतिबिंबित करता है। कैरेक्टरिस्टिक आर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है दो उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। दो उद्दीपकों को प्रस्तुत करना ही पहला विशेषता है या सिद्धांत है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टिमुली। और शास्त्रीय संबंध में दो उद्दीपकों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है, या तो उद्दीपनों और के तुरंत बाद या दूसरे उद्दीपक के रूप में होते हैं, और दो उद्दीपकों में से एक दुर्बल
और दूसरा दृढ़ होता है। दुर्बल को मैं CS से इंगित कर रहा हूँ बराबर, और मैं दृढ़ को UCS से बराबर इंगित कर रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा टर्म होगा वो दो उद्दीपकों के बीच प्रस्तुतिकरण का क्रम होगा। ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टिमुली। दुर्बल उद्दीपक जैसे CS को पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दृढ़ उद्दीपक जैसे UCS को उसके बाद आना चाहिए, और प्रस्तुतिकरण का क्रम विलोम होता है तो संबंध नहीं होता है। याद रखिए, CS और के बाद UCS, लेकिन UCS के बाद CS आया तो ये संबंध का क्रम नहीं बनेगा। दो उद्दीपकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन ऑफ द टू स्टिमुली। दो उद्दीपक जैसे CS और UCS की संबद्धता स्थापित करने के लिए बहुत बार पुनरावृत्ति इनकी होनी चाहिए, और दो उद्दीपकों के बीच का समय होना चाहिए। टाइम गैप बिटवीन द टू स्टिमुली, CS और UCS के प्रस्तुतिकरण के बीच अंतराल निम्नतम होना चाहिए। और पावलोव ने पाया है कि जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ता है संबद्ध देरी से होता जाता है। नाउ द रीइंफोर्समेंट, जैसे कि UCS में मास का दिया जाना पुनर्बलन के रूप में है, और पावलोव के अनुसार पुनर्बलन का परिणाम ही संबद्ध है, और यदि घंटी के बजने के पश्चात मास नहीं दिया जाता है तो संबद्ध नहीं होगा। नाउ एक्सटिंक्शन, विलुप्त। संबद्ध के बाद यदि घंटी के बाद बहुत बार मांस नहीं दिया जाता है तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर सकता है, यानी कि जब उसको मांस नहीं मिलेगा तो वो लार टपकाना बंद कर देगा। तो पावलोव ने इस प्रक्रिया को CR का विलुप्त नाम दिया है। CR का विलोपन हो जाता है। इस प्रकार के विलुप्त को संबद्ध प्रत्युत्तर के अस्थायी विस्मृति के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है प्रवाहित क्षतिपूर्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। विलुप्तीकरण के बाद अब पावलोव कुत्ते को प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के बाहर लाता है, और कुछ दिनों के अंतराल के बाद उसने कुत्ते को उन्हीं समान प्रयोगात्मक स्थिति में डाल दिया। तो पावलोव ने आश्चर्य के रूप में पाया, ये बहुत ही आश्चर्य हुआ उसको देखकर, कि परिचित प्रत्युत्तर की प्रवाहित क्षतिपूर्ति, जैसे घंटी बजने के बाद कुत्ते के एक बार दोबारा लार बहने लगती है, मतलब कि घंटी को बजते ही अब कुत्ते के मुंह से ऑटोमेटिक लार निकलने लगी। तो ये प्रयोग प्रस्तुत करता है प्रवाहित क्षतिपूर्ति को। 8वां पॉइंट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। पावलोव ने यह भी पाया था कि कुत्ता घंटी के विशेष आवाज़ से ही संबंधित था। टन 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 टन, टन टनाटन, टन 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 टन, ये कई प्रकार से घंटियों की आवाज़ आती है। तो एक विशेष प्रकार से जो घंटी बजाई गई थी जबकि कुत्ते को मांस का टुकड़ा दिया गया था, तो उस प्रकार की विशेष आवाज़ से वो संबंधित था, और उसने सभी प्रकार की घंटियाँ पर भी कम या अधिक लार बहाने का प्रत्युत्तर दिया। मान लीजिए घंटी अगर टन टन बजती है और उसको मांस का टुकड़ा मिल गया या दिख गया, उसके लार बहने की क्षमता तेज़ थी, और घंटी अगर टन टनाटन बजी तो उसने ध्यान नहीं दिया कुत्ते ने, तो वो कम लार निकलेगा। तो इस प्रकार से उद्दीपक सामान्यीकरण पर भी हम चर्चा कर लिए हैं कि घंटी पर भी कम या अधिक लार बहने का प्रत्युत्तर देता है वो कुत्ता। इस प्रकार से जब बालक जिसमें किसी विशेष शिक्षा से विद्यालय में भय का संबंध विकसित हो जाता है तो उसमें भय का प्रत्युत्तर दूसरे शिक्षक के प्रति भी सामान्य रूप से ही हो सकता है। नाउ द 9th पॉइंट है स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। अगर कुत्ते को मांस घंटी की एक विशेष आवाज़ के बाद दिया जाता है और दूसरी घंटी की आवाज़ों पर मांस नहीं दिया जाता है तो कुत्ते में उद्दीपक विभिन्नता विकसित हो जाती है, और जैसे वह एक विशेष आवाज़ से ही मुंह में लार ला सकता है लेकिन घंटी की अन्य आवाज़ों पर वह लार नहीं लाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक विभिन्नता एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाते हैं। इस प्रकार से 10वां पॉइंट है एज एंड इंटेलिजेंस। आयु और बुद्धि भी संबद्ध की प्रक्रिया को प्रभावित कर जाते हैं, और वयस्कों की तुलना में युवा बच्चों के मामलों में संबंध सरलता से होता है। इसी तरह से कम बुद्धिमान बच्चे अधिक बुद्धिमान बच्चों की तुलना में सरलता से संबंधित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि और संबद्धता कभी भी साथ साथ नहीं चलती है, या अगर बुद्धि कार्य करती है तो संबद्धता नहीं हो सकता है, और यदि संबद्ध हो सकता है तो बुद्धि काम नहीं कर सकती है। इस प्रकार से ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। शास्त्रीय संबद्ध की शैक्षणिक उपयोगिता क्या है? शिक्षा में हम इस प्रयोग को या इस तरह के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। जिस प्रकार से घंटी के बजने पे और मांस के दिखने में कुत्ता बार बार लार टपकाता है, तो उसी उदाहरण को हम प्रस्तुत करते हैं अब शिक्षा के सामान्यीकरण में। तो सबसे पहला हम करते हैं रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। पुनरावृत्ति संबंध में सहायक होता है, और ये छात्रों को उनके पाठों के संकलन और पुनरावृत्ति का उपयुक्त अवसर दिए जाने चाहिए। और सेकंड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड। किसी चीज़ को सीधे पढ़ाना
और श्रव्य दृश्य के माध्यम से सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाने से छोटे उम्र के बालकों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। छोटे उनके बालकों की किताबें आप देखते होंगे, नर्सरी लेवल की किताबों में खूब डार्क लिखा होता है, अच्छे और रंगीन चित्र बने होते हैं, जो भी चीज़ का उनको ज्ञान कराना है उसके ग्राफिक्स बने होते हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि संबद्धता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग पर ही बल देता है और शिक्षण छात्रों के लिए आनंददायक नहीं हो सकता है, लेकिन रंगीन शिक्षण सामग्री अधिगमकर्ताओं के बीच आनंद प्रदान करने के लिए उद्देश्य की पूर्ति करती है। और शिक्षण विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ साथ संबंधित होना चाहिए और वर्णमाला के अक्षरों ABCD, EFGH इत्यादि जो भी हैं इनको अधिगमकर्ताओं को कोई आनंद प्रदान नहीं करता है। लेकिन जब अक्षर ए के रंगीन चित्र के साथ संबंधित हो जाता है तो अक्षर भी दूसरे रंगीन चित्र बल्ले या बल्ब के साथ संलग्न होता है तो युवा अधिगमकर्ताओं को उनके अधिगम में आनंद प्राप्त होने लगता है। इसी चीज़ की व्याख्या करता है द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की शिक्षा में। इसके बाद जो हम तीसरी आदतों की बात करते हैं वो है डेवलपिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। बालकों के बीच अच्छी आदतों के विकास में अत्यंत सहायक होता है ये, और समय पाबंदी, ईमानदारी, आत्मानुशासन और बड़ों के प्रति सम्मान की आदतों का बच्चों के बीच संबद्धता की प्रक्रिया के प्रयोग के द्वारा ये विकसित किया जा सकता है। चौथी है पॉइंट, बुरी आदतों का विलोप कर देना। बुरी आदतों का अधिगम संबद्धता के माध्यम से होता है। धूम्रपान, मद्यपान इसके कारण आदतें संबद्धता के मामले हैं और इस प्रकार बुरी आदतों के विलोप के लिए विशेष प्रक्रिया असंबद्धता का प्रयोग किया जा सकता है। और बच्चों के बीच डर, चिंता और भय को दूर करने के लिए असंबद्धता का प्रयोग किया जा सकता है। और शिक्षकों और विषय के लिए ऐच्छिक और अनैच्छिक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टेट एंड सीटेट। किसी भी छात्र की वस्तु व्यक्ति को पसंद या नापसंद कर सकता है, लेकिन वह अच्छे और बुरे प्रभाव से जुड़ा होता है। एक शिक्षक अपनी कमज़ोर शिक्षण पद्धति या अनुपयुक्त व्यवहार के कारण छात्रों में शिक्षक के साथ साथ विषय के प्रति घृणा की भावना भी विकसित हो जाती है। और दूसरी तरफ एक शिक्षक अपनी प्रभावकारी शिक्षण पद्धतियों और मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण छात्रों के द्वारा पसंद किया जाने लग सकता है। तो संबद्धता के कारण छात्रों में शिक्षक के प्रति प्रेम, आकर्षण और पसंद की भावनाएं विकसित होने लगती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना, यूज़ ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। नाउ संबद्धता पुरस्कार के साथ साथ दंड के प्रयोग पर भी बल देती है। पुरस्कार व्यवहार को दृढ़ बनाता है, दंड व्यवहार को दुर्बल करता है। इसलिए अधिगमकर्ता का ऐच्छिक व्यवहार सदैव पुरस्कार के साथ जुड़ा होना चाहिए और अनैच्छिक व्यवहार दंड के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा पुरस्कार या दंड को ऐच्छिक या अनैच्छिक व्यवहार के तुरंत पश्चात प्रशासित किया जाना चाहिए। सातवां पॉइंट है सकारात्मक और पसंदीदा दृष्टिकोण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड फेवरेबल एटीट्यूड्स। दृष्टिकोण निर्माण संबंध का परिणाम होता है और अधिकांश संबंध सामाजिक पर्यावरण में ही होते हैं। इसलिए माता पिता और शिक्षकों द्वारा स्वस्थ और पसंदीदा दशाओं को उत्पन्न करना चाहिए और बच्चों में और उनके समाज के प्रति सकारात्मक और पसंदीदा दृष्टिकोण का भी विकास वो कर सकें। आठवां है भाषा अधिगम और धारणा निर्माण, लैंग्वेज लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बाल्यावस्था के प्रारंभ में भाषा अधिगम और निर्माण भी संबद्ध का मामला है। तस्वीरों, फ्लैश कार्डों, गुड़ियाँ, पाइपों इत्यादि के तकनीक का प्रयोग करके भाषा अधिगम और धारणा निर्माण के लिए संबद्ध की प्रक्रिया ही पर आधारित होती है। एक गाय या बिल्ली का चित्र बालक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं तो शिक्षक शब्द बोलता है वो। इसके बाद में चित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और न ही शिक्षक शब्द बोलता है, लेकिन बालक पक्षियों और पशुओं को उनके नाम से धारणा निर्माण और भाषा अधिगम के आधार पर पहचानने लगता है। वो बताता है कि ये गाय है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। इस प्रकार से बालक चित्र देखकर पहचान सकता है। नाउ द साइकोथेरेपी, पावलोव के संबद्ध सिद्धांत कुसमायोजन के उपचार, बाल अपराध और बच्चों की दूसरी प्रकार की समस्या के उपचार में भी सहायता करता है। और संबद्ध सिद्धांत शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों की भय और हर प्रकार के चिंता से संबद्ध प्रत्युत्तरों के अध्ययन में भी मदद करता है। इस प्रकार शिक्षक एक संपूर्ण मामले को तैयार कर सकता है और बालक की अस्वस्थ क्रियाओं को समझ सकता है। नाउ द सुपरस्टिशियस बिहेवियर, अंधविश्वासी व्यवहार। अंधविश्वासी व्यवहार संबद्ध के माध्यम से विकसित होता है और यह आदमी बिल्ली को सड़क पर पार करते हुए देखता है और बाद में व्यक्ति के साथ एक दुर्घटना हो जाती है।
इस प्रकार से बिल्ली के द्वारा सड़क पार करना और दुर्घटना को परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध हो सकती है और व्यक्ति में एक अंधविश्वास विकसित हो सकता है कि बिल्ली का रास्ता काटना एक बुरा लक्षण है। अंधविश्वासी व्यवहार को असंबद्धता की प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नए सिद्धांत की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बेचलर के प्रयोगों के साथ शुरू हुआ था और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के B.F. स्किनर ने अपने द्वारा किए गए प्रयोग की सहायता से इस सिद्धांत को अर्थ और संदर्भ प्रदान किया था। स्किनर ने खोजा था कि पावलोव का शास्त्रीय संबंध सिद्धांत मानवीय अधिगम के अधिकांश नियमों की व्याख्या करने में पर्याप्त नहीं है और उनके अनुसार मनुष्य को और दूसरे जीवों का अधिगम दशाओं में व्यवहार सदैव सकारात्मक प्रकार का नहीं हो सकता है कि जैसे लार का बहना। तो बहुत सी दशाओं में अधिगमकर्ता का व्यवहार सक्रिय होता है और इसके विलोप की बजाय नकल की जाती है और इस प्रकार से नकल किए व्यवहार को पुरस्कृत या पुनर्बलित किया जा सकता है। ये निश्चित हो जाता है और जीवों के द्वारा सीख लिया जाता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत को अपनी पुस्तकें द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में बताया है। स्किनर के सिद्धांत को समझने के लिए हमें निम्नलिखित 3 धारणाओं के बारे में स्पष्ट करते हैं। तो इसके सिद्धांत के आधार पर हम बता सकते हैं स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक व्यवहार, निकाला गया और प्रकट प्रत्युत्तर और पुनर्बलन। स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक व्यवहार, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर। स्वैच्छिक व्यवहार में उन उत्तरों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रभावशीलता या इरादतन उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार का व्यवहार किसी विशेष ज्ञात अथवा निरीक्षण योग्य उद्दीपक के द्वारा बाध्य नहीं होता है, बल्कि यह किसी बाह्य उद्दीपक की उपस्थिति में होता है जिसके साथ यह विशेष रूप से जुड़ा हो सकता है। इसके लिए हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और छात्र सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये एक प्रकार का व्यवहार होगा। यहाँ शिक्षक का कक्षा में प्रवेश करना स्वैच्छिक व्यवहार है और छात्रों का खड़े होने का जो व्यवहार है, ये शिष्टाचार है, वो अस्वैच्छिक व्यवहार है। दूसरे उदाहरण में हम देखें तो शिक्षक छात्रों से एक प्रश्न पूछता है और छात्र प्रत्युत्तर देता है। तो यहाँ शिक्षक का प्रश्न पूछने का व्यवहार स्वैच्छिक है और छात्र का प्रत्युत्तर देने का व्यवहार अस्वैच्छिक है। एक अन्य उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। एक छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है और शिक्षक प्रत्युत्तर देता है। तो प्रश्न पूछने का छात्र का व्यवहार स्वैच्छिक है और जबकि प्रश्न का प्रत्युत्तर देने का शिक्षक का व्यवहार अस्वैच्छिक होता है। इस प्रकार से स्वैच्छिक व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार या ऑपरेंट बिहेवियर और अस्वैच्छिक व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार या रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहा जाता है। इस प्रकार से निकाला गया या प्रकट प्रत्युत्तर इमिटेड एंड एलिसिटेड रिस्पॉन्सेस। 2 प्रकारों पर आधारित स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक व्यवहार प्रत्युत्तर के 2 प्रकार होते हैं, जैसे निकाला गया और प्रकट प्रत्युत्तर। तो निकाले गए प्रत्युत्तर को उन प्रत्युत्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनको किसी ज्ञात या निरीक्षण योग्य बाह्य उद्दीपक के साथ सहजता से जोड़ा नहीं जा सकता, और प्रकट प्रत्युत्तरों को उन प्रत्युत्तरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनको किसी किस्म के ज्ञात या निरीक्षण योग्य बाह्य उद्दीपक के साथ सहजता से जोड़ा जा सकता है। स्किनर ने कहा है कि निकाले गए उत्तर क्रिया प्रसूत या स्वैच्छिक व्यवहार को निर्मित करते हैं और जबकि प्रकट प्रत्युत्तर अनुक्रिया या अस्वैच्छिक व्यवहार को निर्मित करते हैं। स्किनर ने कहा है कि शास्त्रीय संबद्ध प्रकट प्रत्युत्तरों या अनुक्रिया व स्वैच्छिक अस्वैच्छिक व्यवहार के साथ संबंधित होता है, जबकि क्रिया प्रसूत संबद्ध निकाले गए या क्रिया प्रसूत और स्वैच्छिक व्यवहार के साथ संबंधित होता है। इस प्रकार पावलोव का सिद्धांत प्रकट प्रत्युत्तरों और अस्वैच्छिक व्यवहार संबंधित होता है और स्किनर का सिद्धांत निकाले गए प्रत्युत्तरों और स्वैच्छिक व्यवहार के साथ संबंधित होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन की धारणा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु है, क्योंकि पुनर्बलन क्रिया प्रसूत व्यवहार को दुर्बल या परिवर्तन करने और दृढ़ बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो पुनर्बनल को किसी घटना, उद्देश्य, वस्तु या व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक उत्तर की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाती है या घटाती है। सकारात्मक पुनर्बलन उत्तर की पुनरावृत्ति को संभावना को बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन उत्तर की पुनरावृत्ति की संभावना को घटाता है। इस प्रकार से विशेष तरीके से होने वाले व्यवहार का कारण पुनर्बनल होता है और पुनर्बलन को निम्नलिखित 3 प्रकार की श्रेणी में विभाजित करने की चर्चा की गई थी: सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन और दंडकर्ता। नाउ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसको किसी ऐसे उद्दीपक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो एक क्रिया प्रसूत उत्तर का अनुसरण करता है और उस उत्तर के उत्पन्न होने की संभावना को दृढ़ करता है अथवा बढ़ाता है। सकारात्मक पुनर्बलन में एक व्यक्ति
कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करता है, भोजन, जल, यौन संबंध, धन, प्रशंसा और सामाजिक मान्यता इत्यादि को सकारात्मक पुनर्बलन कहा जा सकता है। नाउ द सेकंड इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट। नकारात्मक पुनर्बलन को किसी ऐसे उद्दीपक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो एक क्रिया प्रसूत उत्तर का अनुसरण करती है और उस उत्तर के उत्पन्न होने की संभावना को दुर्बल या घटाती है। और नकारात्मक पुनर्बलन में व्यक्ति किसी की उपेक्षा करने के लिए कुछ करता है। इस प्रकार से नकारात्मक पुनर्बलन उपेक्षित उत्तर करने को प्रबल करता है और नकारात्मक पुनर्बलन एक उत्तर की संभावना को घटाता है या विशेष उत्तर की संभावना को दृढ़ या बढ़ाता भी है। और ये तब होता है जब एक अनिश्चित उद्दीपक क्रिया प्रसूत को हटाकर आगे बढ़ाता है। विद्युत आघात, अत्यधिक ताप, ठंड, तीव्र शोर, तेज रोशनी, ये सब अपनी प्रयोगशाला के प्रयोगों में उपयोग के लिए स्किनर ने अनैच्छिक उद्दीपकों के कुछ उदाहरण किए हैं। और इस प्रकार से समस्त अनिश्चित उद्दीपक मनुष्य के लिए दुखदायी होते हैं। इस तरह एक विशेष क्रिया प्रसूत या निकाले गए उत्तर की भविष्य में उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या दृढ़ हो जाती है यदि मनुष्य अनिश्चित उद्दीपकों की उपेक्षा की कोशिश करता है। जिस प्रकार से हम उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, एक छात्र साफ गृहकार्य करने के लिए शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त करता है तो शिक्षक द्वारा प्रशंसा किया जाने वाला सकारात्मक पुनर्बलन होगा, क्योंकि यह भावी अवसरों पर साफ सुथरे तरीके से गृहकार्य करने की संभावना को बढ़ा देता है। और एक छात्र मैले और गंदे तरह से गृहकार्य करने के लिए शिक्षक से दुत्कार प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ शिक्षक द्वारा दुत्कार नकारात्मक पुनर्बलन होगा और क्योंकि यह भावी अवसरों पर मैले और गंदे तरीके से गृहकार्य करने की संभावना को कम करेगी। लेकिन एक तरीके में नकारात्मक पुनर्बलन इन संभावना को बढ़ा देगा कि छात्र भविष्य में साफ सुथरा गृहकार्य करेगा यदि वह शिक्षक द्वारा शाब्दिक दंड प्राप्त करने के अनिश्चित उद्दीपकों की उपेक्षा कर सके। इसके बाद हम पनिशर के बारे में चर्चा करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है। पनिशर यानी दंडकर्ता। दंड नकारात्मक पुनर्बलन से भिन्न है। दंड एक अनिश्चित उद्दीपक है जो अनैच्छिक क्रिया प्रसूत उत्तर का अनुसरण करता है और इसे दबाने के प्रयास करता है। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन वो है जो क्रिया प्रसूत की ओर बढ़ती है और नकारात्मक पुनर्बलन की उपेक्षा के रूप में इसका परिणाम निकलता है। जैसे कि एक बालक को उसके अनैच्छिक व्यवहार के प्रदर्शन के लिए पीटा और फटकारा जाता है तो इसको दंड कहा जाता है। लेकिन यदि पीटना और फटकारना ऐच्छिक व्यवहार को बाध्य करने के लिए किया जाता है जिसका परिणाम पीटने और फटकारने की उपेक्षा है तो इसे नकारात्मक पुनर्बलन कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्प्टेरिया का यही लक्ष्य है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्प्टेरिया। आप सभी को ये लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।